नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि आज से हमें मिडीवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत शुरू करना है और दृष्टि एसएससी ने आपके एग्ज़ाम कैलेंडर को देखते हुए एकदम ये निःशुल्क सीरीज़ आपके लिए हम लाए हैं और जो बच्चे एसएससी सीजीएल टारगेट कर रहे हैं, उनको भी बहुत लाभ होगा और अन्य एसएससी एग्ज़ाम्स को टारगेट करने वाले बच्चों को भी लाभ होगा। इतना ही नहीं, इन एसएससी एग्जाम्स के अलावा भी अगर आप अन्य एग्जाम्स जैसे डिफेंस एग्जाम या स्टेट लेवल एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, वहां पे भी आपको सेम ये हिस्ट्री तो काम आनी ही है, तो वहां पे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमने मध्यकालीन भारत में जो सबसे पहला टॉपिक डील करना है वो है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोल। हमारा प्रयास है कि इस एक सेशन में हम लोग इन चारों को टारगेट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन चार में से कहां से सबसे ज्यादा कौन सा वो सेक्शन है जो फेवरेट रहा है आयोग का। चलिए, तो सबसे पहले लेकिन मिडिवल इंडिया जब हम लोग शुरू करते हैं तो हम एक चीज पर डिस्कशन जरूर करें कि भाई मिडिवल इंडिया कब से कब तक की कहानी है। देखें, इससे पहले जब मैंने आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाया तो मैंने बोला कि मॉडर्न इंडिया 1757 से 1947 है, सही है। तो 1757 एडी या ईसवी से 1947 एडी। एडी बेसिकली एनो डोमिनी है, एक शब्द जैसे आज हम लोग बोलते हैं 2025 एडी या एनो डोमिनी या हिंदी में कहें तो ईसवी। तो जीसस क्राइस्ट के बाद का जो समय है उसको हमने बोला एडी। तो बेसिकली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना कैलेंडर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और वो वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने अपनाया है और उसी कैलेंडर को हम भी अपनाए हुए हैं। इसीलिए जो वो बोलते हैं एडी तो हम भी उसको एडी बोल रहे हैं। हिंदी में बोलेंगे तो ईसवी बोलेंगे, एनो डोमिनी। ठीक है, चलिए। अब अगर मैं बोलूं कि यहां से मेरी मॉडर्न इंडिया शुरू हुई तो जाहिर सी बात है इससे पहले वाला जो सेक्शन है वो मिडिवल इंडिया है। और ये कहां से शुरू मानते हैं हम लोग? तो 750 एडी से 1757 या अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो 1750। ठीक है, तो 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच का ये जो 1000 साल का टाइम पीरियड है, इसको ही हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत या मिडिवल इंडिया। चले, तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि 750 से 1750, लेकिन इसके अंदर भी हमने क्या किया कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। 750 से 1206 ये हमने बोला राजपूत पीरियड। तो इसको आप लोग अर्ली मिडिवल इंडिया भी बोलते हैं और राजपूत पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजपूत पीरियड। मैं उसका कारण आपको बताऊंगा। राजपूत काल 750 से 1206 और 1206 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में इसको हम लोग बोलते हैं इस्लामिक पीरियड या इस्लामिक काल। अब ऑब्वियस सी बात है, ये डिफरेंस ऐसा क्यों किया गया होगा? क्योंकि 750 से 1206 के बीच में हम देखते हैं कि काफी सारे राजपूत वंश भारत के अलग-अलग हिस्सों में शासन कर रहे थे, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसको हमने बोला राजपूत पीरियड या अर्ली मिडिवल इंडिया। जबकि 1206 से 1750 या 1757 मान लीजिए, तो ये है आपका इस्लामिक पीरियड, क्योंकि मुख्य रूप से भारत में यहाँ पे इस्लामिक शासन देखने को मिलता है। यहीं पर मैं आपको बताने वाला हूं, दिल्ली सल्तनत भी आएगी, मुगलों का काल भी आएगा, तो वो सब इधर होगा। 1757 में क्या हुआ? ब्रिटिशों का शासन शुरू हुआ, तो फिर यहां से तो वो ब्रिटिश शासन या मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के ये है आपका एक तो डिवीजन, अर्ली मिडिवल और लेटर मिडिवल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख दूं, है ना, अर्ली मिडिवल, ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिमाग में रहे। अर्ली मिडिवल, ये 1000 से कंफ्यूज मत होना, ये तो बस 1000 साल का ये पूरा मिडिवल इंडिया वाला सेक्शन है। तो है तो 750 से 1206 पहला सेक्शन अर्ली मिडिवल, और फिर जैसा अभी अभी हमने बात की कि 1206 से 1750 लेटर मिडिवल। ठीक है, इसको ही हम लोग इस्लामिक पीरियड भी बोलते हैं। चल, अब सबसे पहला सेक्शन हमको शुरू करना है। तो अब जब सबसे पहला सेक्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? राजपूतों के बारे में। तो ये वो समय था 750 से 1206। इस समय बड़े स्तर पर इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों पे राजपूतों का शासन था, अलग अलग राजपूत थे। एक समस्या जो हमको देखने को मिलती है वो है लैक ऑफ यूनिटी। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे, जैसे अभी मैंने कुछ राजपूतों के नाम लिखे, इनफैक्ट यहाँ पे भी अभी मैं और डिस्कस करने वाला हूं, तो आप देखेंगे कि कितने सारे अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों पर राजपूत लोग शासन कर रहे हैं। सोचिए, अगर इतना बड़ा क्षेत्र, जितना इनका क्षेत्र है सबका, अगर सबको मिला लिया जाए और कोई एक राजपूत राजा होते, तो सोचो कितना स्ट्रांग वो राजपूत साम्राज्य होता। लेकिन ऐसा नहीं था, और इसी का फायदा आगे चलकर
जो बाहरी आक्रमणकारी है वो उठाने वाले हैं, उस पे भी हम आएंगे। सबसे पहले राजपूत काल में 750 से 1206 तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कई राजपूत साम्राज्यों का उदय हुआ जिन्होंने लगभग 1206 तक शासन किया। वो ऑब्वियस सी बात है, हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया लगभग। ऐसा नहीं कि जैसे ही 1206 आया सारे राजपूत जो भी साम्राज्य थे सब खत्म हो गए, सारे राजपूत राजा अचानक मर जाएंगे। ऑब्वियस सी बात ऐसा नहीं है। मोटा मोटा जो हम बोलते हैं ना, मोटे मोटे रूप में बात करें तो 1206, लगभग 1206। और 1206 से इस्लामिक शासन दिल्ली सल्तनत शुरू होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण राजपूत कौन थे भाई? जैसे तोमर। तो तोमर, अच्छा ब्रैकेट में जो लिखा है वो उनकी राजधानी है। अब तोमर लोगों की राजधानी क्या है भाई? दिल्ली। इनफैक्ट सबसे पहले दिल्ली को कैपिटल तोमर राजपूत ने ही बनाया था। यानी आज हम बोलते हैं इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली। लेकिन कभी आपने सोचा कि सबसे पहले किसने सोचा होगा दिल्ली को कैपिटल बनाने का? भाई ऐसा तो नहीं कि प्राचीन समय से ही हमारा कैपिटल दिल्ली है, नहीं। प्राचीन समय में भी हम देखते हैं अलग-अलग कैपिटल है, कभी पाटलिपुत्र भी रहा था एक समय कैपिटल, कभी कुछ था, कभी कुछ था, लेकिन दिल्ली सबसे पहले किसने बनाया? कभी भी कोई आपसे पूछे, तोमर राजपूत, ठीक है? तो तोमर राजपूतों ने दिल्ली, तो देखो पहली बार दिल्ली को राजधानी किसी ने बनाया। अच्छा, फिर चौहान राजपूत, जैसे यहाँ पे एक महान शासक आते हैं, पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान साहब की राजधानी होती है अजमेर। लेकिन आगे चल के जब ये तोमर क्षेत्र पर कब्जा करेंगे, तब दिल्ली भी इनकी एक राजधानी हो जाएगी। तो दिल्ली और अजमेर, तो दिल्ली पर पहले कौन थे? तोमर, लेकिन आगे चल के चौहान लोग इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे और इसलिए चौहानों के पास अजमेर जो उनका पुरानी राजधानी थी वो भी, और फिर इनके पास दिल्ली भी आ जाएगा। ठीक। गुर्जर प्रतिहार, इनको आज हमको बड़े डिटेल में पढ़ना है, गुर्जर प्रतिहार। और वैसे तो ये वेस्टर्न इंडिया पे रूल कर रहे थे, जैसे गुजरात, राजस्थान, मेनली इनके वाले क्षेत्र हैं, गुजरात, राजस्थान वाले क्षेत्र। यानी अगर मैं आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूं, यहाँ पे आपको जो लाइट ग्रीन कलर दिख रहा होगा, गुर्जर प्रतिहार। तो वैसे तो इनका क्षेत्र क्या है? गुजरात, राजस्थान, लेकिन ये कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है ना, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, तो वहां तक अपने आप को एक्सटेंड करेंगे, इनफैक्ट कन्नौज को अपनी राजधानी बनाएंगे। इसलिए हमने गुर्जर प्रतिहार में ब्रैकेट में कन्नौज लिखा है, ठीक है? क्या लिखा है? कन्नौज लिखा है। चले आगे बढ़ते हैं। मालवा के परमार, आपने सुना होगा, जैसे एक राजा थे, उनका नाम था राजा भोज। इनफैक्ट उनपे एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो वो जो राजा भोज हैं, वो परमार राजपूत शासक थे। मालवा, मालवा वाला क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पर ये शासन किया करते थे। और वहीं पे उज्जैन और धार, आपने सुना होगा महाकाल मंदिर उज्जैन, ठीक है? तो उज्जैन, धार ये कहाँ पे है? एमपी में है। कन्नौज कहाँ पे? यूपी में है। अजमेर कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में है, ठीक है? तो अगर हम फिर से एक बार रिवाइज करें, तोमर लोगों ने सबसे पहले दिल्ली को कैपिटल बनाया। आगे चल के आएंगे चौहान, उनके पास अजमेर भी है और इसके अलावा दिल्ली पर भी कब्जा होगा। गुर्जर प्रतिहार, वैसे तो ये वेस्टर्न इंडिया पर रूल करते थे, लेकिन इनने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इतना दूर तक सोचो गए। और मालवा के परमार एमपी, मेनली एमपी तक सीमित रहे, और उज्जैन, धार ये दोनों एमपी में है, ठीक है? तो इनको इनने अपना कैपिटल बनाया। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं, so the period between 750 AD to 1206 AD is called Rajput period because many Rajput small and big kingdoms ruled over various parts of India. उसके अलावा आप देखो डिफरेंट राजपूत जो उस टाइम पर थे। So Tomars, for the first time Delhi was made capital by Tomars. So Chauhans of Delhi Ajmer, so Delhi Ajmer इनके पास था। फिर गुर्जर प्रतिहार्स had control over western parts of India like Gujarat, Rajasthan, but they made their capital Kannauj. Hence we have written here Kannauj. फिर है परमार्स ऑफ मालवा, उज्जैन एंड धार, ठीक है? तो ये इनके मेन कैपिटल्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और राजपूतों के बारे में बात करेंगे। गुजरात के चालुक्य, तो गुजरात पे गुर्जर प्रतिहार भी हैं, लेकिन पूरे गुजरात पे थोड़ी ना है आज के। उस टाइम पे चालुक्य वंश भी था। अच्छा सुनिएगा, चालुक्य नाम का ये जो वंश है, ये इंडिया के अलग-अलग हिस्सों में था। तो अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग चालुक्य वंश के लोग थे। तो एक चालुक्य ये हैं, राजपूत चालुक्य, ठीक है? और इनका कैपिटल था अनिहलवाड़ा, है ना? अनिहलवाड़ा, पाटन भी इसको बोलते हैं। खैर, अभी पाटन छोड़ दो, अभी बस इतना दिमाग में रखो, गुजरात के चालुक्य और अनिलवाड़ा ये इनका कैपिटल है, ठीक है? क्या है बच्चे? तो चालुक्याज़ ऑफ गुजरात और अनिलवाड़ा इनका कैपिटल है। जैसे अभी-अभी मैंने आपको बोला था गुर्जर प्रतिहार, ये गुजरात, राजस्थान पर शासन कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि बच्चे पूरा गुजरात इनके कंट्रोल में नहीं है। देखो कुछ गुजरात है, कुछ गुजरात छूटा हुआ है ना? तो चालुक्य जो हैं गुजरात पे, वो भी गुजरात के क्षेत्र पर हैं बचे हुए वाले पे, और अनिलवाड़ा उनकी राजधानी है।
इसके अलावा देखिए राष्ट्रकूट बहुत इंपॉर्टेंट, आज हमें इनको डिटेल में डिस्कस करना है। आज हमको 3 लोगों को बड़े डिटेल में डिस्कस करना है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और आगे एक और है, उनके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले राष्ट्रकूट पर फोकस करो। ये जो राष्ट्रकूट लोग हैं, इनका जो कैपिटल है वो है मान्यखेत। मान्यखेत, मान्यखेत भी बोलते हैं और मलखेड़ भी बोलते हैं। तो मलखेड़ या मान्यखेत ये कर्नाटका में मौजूद है, मान्यखेत या मलखेड़। तो राष्ट्रकूट, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। चलो अगले हैं चंदेल, खजुराहो इनका कैपिटल। शायद आपने सुना हो, मध्य प्रदेश में बहुत फेमस खजुराहो मंदिर मौजूद है और वो खजुराहो मंदिर अपनी इरोटिक स्टाइल, जो कामुक आर्किटेक्चर है, स्थापत्य कला है, उसके लिए फेमस है। और वो चंदेल राजपूत राजाओं ने ही बनवाए थे, ठीक है। तो चंदेल, खजुराहो, ये अपने आप में एक क्वेश्चन आ सकता है, खजुराहो मंदिर किसने बनवाए? चंदेल राजपूतों ने बनवाए। गढ़वाल, कन्नौज, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक भयंकर युद्ध होगा, गढ़वाल के एक शासक होंगे जिनका नाम होगा जयचंद, उनका भयंकर युद्ध होगा मोहम्मद गौरी से। लेकिन अभी उसमें काफी समय है, अभी जो मैं बता रहा हूं बस सुनते जाइए। आज हमारा उद्देश्य क्या है, इन लोगों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, कुछ को एक दो को डिटेल में पढ़ना है जो राजपूत है, और एक तीसरा जो मैं बाद में बताने वाला हूं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, अगर उनके बारे में कोई भी महत्वपूर्ण बात है, वो समय के साथ अपने आप आपको देखने को मिलेगी। अभी बस हमको नाम पढ़ने हैं, चलिए। तो गढ़वाल, कन्नौज। अब आपने एक चीज नोटिस की, सर ये कन्नौज की कहानी समझ में नहीं आ रही, कन्नौज के पीछे सब भाग रहे हैं, जैसे एक अनार 100 बीमार, बिल्कुल वैसे ही कहानी है। असल में कन्नौज के लिए उस टाइम पे भयंकर लड़ाइयां इसलिए हुई क्योंकि कन्नौज की रेपुटेशन जबरदस्त थी। जैसे आज लोग आईफोन रखने को एक गर्व के रूप में, एक अमीरी के रूप में देख रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग बेचारे, उनके पास हम देखते हैं कि भाई ठीक है, सैलरी कम है, या हम देखते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी ईएमआई पर ले रहे हैं भाई आईफोन। क्यों ले रहे हैं आईफोन? इसलिए ले रहे हैं आईफोन क्योंकि उनको लगता है कि ये एक सोशल स्टेटस है। हाँ, ये बात है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं सर, कुछ फीचर्स भी उसमें अलग होते हैं। कुछ-कुछ जब बच्चों से बात होती है, कहते हैं सर कुछ फीचर्स भी उसमें अलग है, कुछ फीचर्स बेहतर है जो दूसरों में हमको लगता है मिसिंग है। हो सकता है। लेकिन कई सारे लोग उन फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो आईफोन रख रहे हैं क्योंकि एक वो सोशल स्टेटस बन चुका है कि अरे वाह! तुम्हारे पास एप्पल का फ़ोन है, तुम्हारे पास एप्पल का लैपटॉप है। वैसे ही एक रेप्यूटेशन हो गई थी कन्नौज की कि भई जिसके पास कन्नौज है, भले ही बाकी क्षेत्र ना हो, कन्नौज है तो वो रियल राजा वही, वास्तविक क्षेत्र उसके पास है। हाँ, कन्नौज के पास कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे कन्नौज एग्रीकल्चरली रिच रीजन था। मतलब बहुत फर्टाइल था, बहुत उर्वर क्षेत्र था, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपके पास जब अनाज अच्छा उगेगा तो आप बड़ी आर्मीज आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आर्मी को उस टाइम पर आपको क्या देना है? अनाज देना है। तो एग्रीकल्चरली रिच रीजन था, तो बहुत फर्टाइल था, उर्वर क्षेत्र था। इसके अलावा खनिज यानी मिनरल्स भी आसपास मिलते थे, और अगर आपको आयरन मिल रहा है तो आयरन से आप वेपन्स बनाओगे। तो कुल मिला के कन्नौज के पास कुछ सच में अच्छी चीजें थी, जैसे वो एग्रीकल्चरली रिच था, और दूसरा हमने ये भी बोल दिया कि मिनरल रिच था, तो खनिज भी बहुत थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी रेप्यूटेशन, कि जिसके पास कन्नौज है वो है रियल राजा, ऐसी मानसिकता थी। ठीक है, तो इनके पास भी एक समय कन्नौज, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि गुर्जर प्रतिहार भी कन्नौज, अभी तो मैं आपको और बताने वाला हूं, कन्नौज के पीछे और लड़ाइयां होंगी। और फिर है मेवाड़ के सिसोदिया, सिसोदिया राजपूत या मेवाड़ राजपूत, ये तो भाई बहुत वीर, यहाँ के जो राजा रतन सिंह साहब, जिनकी अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई होती है। आपने एक पिक्चर के बारे में सुना होगा, पद्मावती। पद्मावती पहले नाम था, बाद में पद्मावत नाम हो गया था। तो बेटा वही पद्मावत जो मूवी है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह राजा की लड़ाई होती है। तो रतन सिंह, रावल रतन सिंह, वो मेवाड़ राजपूत है, सिसोदिया राजपूत है। फिर आगे चल के बाबर और राणा संगा की लड़ाई, तो राणा संगा मेवाड़ सिसोदिया राजपूत। आगे चल के अकबर महाराणा प्रताप की लड़ाई, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। इनकी राजधानी है चित्तौड़, यहीं पे इनका किला था, चित्तौड़ का किला, चित्तौड़गढ़। खैर, इन पे भी हम लोग समय के साथ और डिटेल में बातचीत करेंगे। आज हमारा उद्देश्य है कि बस नाम तो पढ़े पहले। तो चलिए एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि मैंने काफी लोगों के नाम लिए। तो हमने बोला कि 750 ईस्वी से 1206 के बीच में अर्ली मिडीवल पीरियड है। इसको राजपूत पीरियड भी बोलते हैं, यानी प्रारंभिक मध्यकालीन भारत वाला काल है, इसे राजपूत काल भी बोलते हैं। और फिर हमने ये भी बात की कि इसमें अलग-अलग राजपूत पढ़ने हैं, जैसे दिल्ली
तोमर के पास था। पृथ्वीराज चौहान या चौहान वंश के पास अजमेर, दिल्ली दोनों थे। गुर्जर प्रतिहार वेस्टर्न इंडिया पे रूल करते थे, लेकिन कन्नौज तक उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। इसके अलावा हमने बात की मालवा के परमार, इनके पास उज्जैन है, धार। फिर हमने बात की किनके बारे में, हमने डिस्कशन किया चालुक्य वंश के, गुजरात के चालुक्य राजपूत और इनका कैपिटल अनिलवाड़ा। ये चालुक्य हिस्ट्री में बार-बार आएंगे, जब भी आएंगे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे कि एक बार हमने उनको वहां पढ़ा था, अभी तो आपकी क्लास में पहली बार आए हैं तो आप परेशान ना हो, अभी तो आपके लिए पहली बार कोई चालुक्य है। तो अभी चालुक्य कौन है, राजपूत चालुक्य, कैपिटल क्या है, अनिलवाड़ा। राष्ट्रकूट तो मेनली डेक्कन इंडिया, दक्कन भारत में शासन करते थे, अभी हमने देखा था, लेकिन इनका जो कैपिटल है वो क्या है, मान्यखेत या मलखेड़, जो कर्नाटक में, तो डेक्कन इंडिया में शासन कर रहे हैं। और है चंदेल खजुराहो, खजुराहो मंदिर एमपी में बनवाए चंदेल राजपूत, गढ़वाल, गढ़वाल राजपूत, कन्नौज, और मेवाड़ के सिसोदिया, कैपिटल चित्तौड़। ओके, तो सिसोदियाज ऑफ मेवाड़ विद देयर कैपिटल एट चित्तौड़। तो ये हो गई हमारी कुछ प्रारंभिक बात। चल, अब देखो, अब मैं एक स्ट्रगल आपको बताने वाला हूं जिसका नाम है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष। मैंने बोला ना, कन्नौज, एक अनार 100 बीमार। अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दो राजपूत, तो आप जान गए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो ये लोग आपस में भयंकर लड़ाई लड़े, राजपूत राजपूतों से लड़ रहे हैं, सिर्फ यही दो नहीं, कई सारे राजपूत एक दूसरे से लड़ रहे थे उस टाइम पे, ये लोग भी लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं, कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं। और इन दो राजपूतों से लड़ने एक और नया वंश भी आएगा जिनका नाम है पाल वंश, जहां पे आप यहां देख सकते हो। तो ये बेसिकली ईस्टर्न इंडिया पर शासन करते थे पाल वंश। सुनिए, पाल राजपूत नहीं है। क्या हमने अपनी लिस्ट में, जो हमने अभी एक मोटा मोटा लिस्ट देखा, और भी बहुत सारे राजपूत हैं, ये कुछ मुख्य हैं, क्या हमने अपनी लिस्ट में कहीं पर भी पाल नाम देखा, कहीं पर नहीं देखा। तो पाल राजपूत नहीं है, लेकिन पाल जो ईस्टर्न इंडिया जैसे बंगाल बिहार वाला क्षेत्र यहाँ पे शासन किया करते थे, ये भी कन्नौज के लिए इन दो राजपूतों से लड़े। तो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये कभी इनसे, ये कभी इनसे, तीनों लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं कन्नौज के लिए। और क्यों लड़ रहे हैं बता दिया मैंने, कन्नौज एग्रीकल्चरली रिच है, बहुत अच्छी वहां की कृषक भूमि है, फर्टाइल है, अच्छा अनाज का उत्पादन होता है, और अनाज का उत्पादन अच्छा होगा तो आप बड़ी आर्मीज रेस कर सकते हैं, बड़ी सेना खड़ी कर सकते हैं। और एक तो खनिज बड़े स्तर पे यहाँ पे मिल रहे हैं, अगर आपके पास आयरन अच्छा है, बड़े स्तर पे आयरन मिल रहा है, तो फिर आप वेपन्स बना सकते हैं, आप हथियार बना सकते हैं। तो एग्रीकल्चरली रिच, और वेपन्स के लिए है खनिज, तो एग्रीकल्चरली रिच है, खनिज है, और तीसरा रेप्यूटेशन। तो इसके लिए इन तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ इसको बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। लेकिन इस संघर्ष में इन लोगों ने एक दूसरे की शक्तियों को ही कम किया। कभी कन्नौज गुर्जर प्रतिहार के पास रहा, कभी राष्ट्रकूट के पास रहा, कभी पाल लोगों के पास रहा, और ये एक दूसरे से लड़ाई लड़ते रहे। ठीक है, तो कन्नौज शिफ्ट होता जाएगा। चलो भाई, यानी जिसके पास, जैसे कोई एक वंश है, मान लो पाल वंश है, जब उसका कोई शक्तिशाली रूलर आएगा वो दूसरों को हरा देगा, बाकी दो को कन्नौज अपने पास रखेगा। मान लो अब उसकी मृत्यु हो गई, इतने में राष्ट्रकूट में कोई स्ट्रांग व्यक्ति आया, तो उसने गुर्जर प्रतिहार और पाल को हराया, उसने कन्नौज अपने पास रखा। फिर उस राष्ट्रकूट राजा की मृत्यु हो गई, फिर मानो गुर्जर प्रतिहार में एक स्ट्रांग रूलर आया, उसने बाकी दो को हराया, कन्नौज अपने पास रखा। इस तरीके से कन्नौज अलग अलग वंश के पास रहा। तो प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान तीन सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, मालखेड़ के राष्ट्रकूट, क्योंकि राष्ट्रकूट की राजधानी क्या है, मालखेड़ या मान्यखेत, गुर्जर प्रतिहार, और बंगाल बिहार के पाल। इन राज्यों ने कन्नौज के क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए आपस में जमकर लड़ाई लड़ी, और इसको हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। सो द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम्स ड्यूरिंग अर्ली medieval period were that of Rashtrakutas, Gurjar Pratiharas, Palas. These kingdoms fought among themselves fiercely for control over the region of Kannauj, and the battle among them is called tripartite struggle. चलो, क्या कारण थे मैंने बता दिया, एक तो कृषि, तो ये पॉइंट दिमाग में रखें, दूसरा खनिज, और तीसरा हमने बोला कन्नौज की प्रतिष्ठा या रेपुटेशन। सो व्हाट वर द थ्री इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई दीज वर फाइटिंग फॉर कन्नौज? सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कन्नौज वाज एग्रीकल्चरली रिच रीजन, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, एंड थर्ड रेपुटेशन ऑफ कन्नौज। चल, ये हमने बात कर ली। अब हमको पढ़ना है इनको डिटेल में। भाई किसको डिटेल में पढ़ना है, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, यानी जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष में जो तीन लोग लड़े हैं उनके बारे में पढ़ना है। पाल क्या राजपूत है, पाल राजपूत नहीं। चलिए, अब देखो, सबसे पहले फाउंडर कौन है, पाल राजवंश का जो फाउंडर है, जो संस्थापक है, उसका नाम है गोपाल। और गोपाल
पर क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी ने पूछा है। क्लास के शुरू में मैंने आपसे एक बात ये भी कही थी कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फर्स्ट क्लास मिडिवल इंडिया की है, यहाँ पे मैं 4 लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, समय अच्छा रहा तो। और इन 4 में से सबसे फेवरेट एसएससी का कौन रहा है? पाल। हम लोग अपनी क्लास में भी उसको सबसे पहले देख रहे हैं, पाल सबसे फेवरेट रहा है। आप एसएससी का पेपर उठा के देख लीजिए पिछले 5 सालों का, और ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि एमटीएस या जीडी में ही, नहीं, सीजीएल के स्तर पे भी बार-बार क्वेश्चन पाल लोगों पे आए हैं। ये क्वेश्चन भी आया है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। और उसके द्वारा जो स्थापित विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है उदांतपुरी यूनिवर्सिटी, ये बिहार में स्थापित की गई। अब सुनो, देखो, गोपाल संस्थापक है और उदंतपुरी विश्वविद्यालय। सो गोपाल was the founder of Pal Kingdom. He started उदानपुरी यूनिवर्सिटी। कैसे याद रखो? गोपाल में क्या आ रहा है? ओ। गोपाल में आ रहा है ओ। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? ओ। सर ये तो बड़ा सिंपल है, आप क्यों बता रहे हैं ये बात? इसलिए क्योंकि अभी तो सिर्फ पहला व्यक्ति और पहली यूनिवर्सिटी आया, अभी थोड़ी देर में देखना 4 यूनिवर्सिटी हो जाएंगी, और तब कंफ्यूजन डेवलप होता है, और तब हम लोग एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता आप ऐसा कुछ करो, इसलिए गोपाल में हमने बोला जी ओ से उदांतपुरी कर लो। अगला देखो, गोपाल के बाद इनके आगे चल के एक उत्तराधिकारी आएंगे जिनका नाम होता है धर्मपाल। वाह भाई वाह! और धर्मपाल ने स्थापित की है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां पर है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में है। तो 2 यूनिवर्सिटी बिहार की हो गई, गोपाल की उदांतपुरी बिहार, और फिर हमने बोला विक्रमशिला धर्मपाल बिहार। सही बात है। सो he was succeeded by Dharampal. Dharampal established Vikramshila University in Bihar, which became an excellent center of Buddhist studies in India. In fact, बिहार में ऑलरेडी पहले से नालंदा यूनिवर्सिटी मौजूद है। सर पहले से मतलब आपने तो पढ़ा है नहीं? हाँ, क्योंकि वो हम प्राचीन भारत में पढ़ने वाले हैं। सुनो मेरी बात, मध्यकालीन भारत अभी हम पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन से पहले क्या आ चुका है? प्राचीन। लेकिन अभी हमने क्लास में नहीं किया। जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एक राजा थे, उनका नाम था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त नाम के राजा ने स्थापित की नालंदा यूनिवर्सिटी। वो पहले से ही बिहार में यानी मौजूद है। तो जब हम मध्यकालीन पढ़ रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। और अब धर्मपाल ने, जो पाल वंश के राजा हैं, उन्होंने मध्यकालीन भारत में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित की। अब आप सोचो, बिहार में 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे बड़े स्तर पर बौद्ध भिक्षु पढ़ रहे हैं। आप सोचो कि उस समय बिहार का क्या ऑरा रहा होगा, और आपकी भाषा में कहूं तो क्या स्वैग रहा होगा। और उनका ऑरा आज के ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कम नहीं था बच्चे। बड़े स्तर पर बौद्ध लोग पढ़ने आते थे। इनफैक्ट सीट कम होती थी, और एप्लीकेशंस की हमको पढ़ना है वो बहुत ज्यादा होती थी। टीचर्स बड़े स्तर पे मौजूद होते थे। अभी मैं जब प्राचीन भारत पे आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, नालंदा में 10,000 बच्चे और 2,000 टीचर लगभग थे, और नए बच्चों को लेने की जगह नहीं थी, भरा रहता था। ऐसा सेंटर बन गया था, हब बन गया था एजुकेशन स्टडीज का बिहार। तो अभी धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में स्थापित की। विक्रमशिला के अलावा धर्मपाल अब एक और यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाले हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। सो ही वाज सक्सीडेड बाय धर्मपाल हु एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला इन बिहार व्हिच बिकेम एक्सीलेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज। अच्छा, अब इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम क्या है? अतीसा दीपांकर सृजनन। लेकिन जब हम लोग इनको हिंदी में पढ़ते हैं तब इनका नाम क्या होता है? अतीशा दीपांकर। ये जो JNANA आप देख रहे हो ना बेटा, इसे ज्ञान पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ज्ञान। तो श्री ज्ञान, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्या पढ़ा जाता है? श्री ज्ञान। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कभी आपने इस अवार्ड के बारे में सुना है क्या? तो बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं पता है? जननपिथ। इंग्लिश वाले। बेटा ये जननपिथ नहीं है, बेसिकली ज्ञानपीठ पुरस्कार है। जो लिटरेचर में दिया जाता है ना इंडिया में बहुत बड़ा पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ, तो उसको क्या पढ़ा जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो वैसे ये अतीसा दीपांकर श्री ज्ञान है। तो अगर आप इसका सही में सही उच्चारण करना चाहते हो तो आप श्री ज्ञान बोलो, ठीक है। तो यहां पर देखो, धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत में बौद्ध अध्ययन का एक उत्कृष्ट केंद्र बना। और अतिशय दीपंकर श्री ज्ञान विक्रमशिला में एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे जिन्होंने तिब्बत का दौरा किया। उस टाइम पर जो तिब्बत क्षेत्र है वहां पर भी बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म फैल चुका था। तो तिब्बत का दौरा किया समझने के लिए कि तिब्बत में किस हिसाब से बुद्धिज्म पनप रहा है। बुद्धिज्म की शुरुआत भारत से हो रही है, वो हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। लेकिन वो बुद्धिज्म इंडिया से निकल के
अलग-अलग हिस्सों में गया। आज आप जानते होंगे कई सारे लोग तिब्बत में बुद्धिस्ट हैं, चाइना में बुद्धिस्ट हैं, जापान में बुद्धिस्ट हैं, म्यांमार तो है ही बुद्धिस्ट मेजॉरिटी नेशन, श्रीलंका तो है ही बुद्धिस्ट मेजॉरिटी नेशन, नेपाल में बौद्ध हैं, भूटान में है। तो कुल मिला के भारत से ही बौद्ध धर्म निकला और फिर अलग-अलग दुनिया के देशों में वो फैला, ठीक है? चलें, तो अतिशय दीपंकर श्रीज्ञान एग्जाम में आएगा कौन सी यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला, और तिब्बत का दौरा किया। चलिए भाई, धर्मपाल ने एक और यूनिवर्सिटी सेटअप की है, सोमपुरी विश्वविद्यालय। लेकिन अब हम लोग बिहार से थोड़ा अलग आते हैं, अब आते हैं हम लोग बंगाल में। कितनी यूनिवर्सिटी हो गई बच्चे? 3 हो गई। सबसे पहले गोपाल, गोपाल में आ रहा है ओ से उदानपुरी यूनिवर्सिटी। धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और साथ-साथ विक्रमशिला कहाँ? बिहार। अच्छा, फिर धर्मपाल ने सोमपुरी यूनिवर्सिटी, कहाँ बच्चे? तो बंगाल। तो धर्मपाल ने बंगाल में सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल एस्टैब्लिश्ड सोमपुरी यूनिवर्सिटी इन बंगाल। आइए आगे बढ़ें। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक जगह पे आपके लिए कंपाइलेशन डाल दिया। कंपाइलेशन क्यों डाल दिया? भाई देखो, मेरा उद्देश्य साफ है, ये कंपाइलेशन एक जगह होगा तो यूनिवर्सिटीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो गोपाल उदांतपुरी, धर्मपाल विक्रमशिला और सोमपुरी। तो ये दोनों बिहार में हैं, लेकिन धर्मपाल ने एक बंगाल में कर दी। अब सुनो, एक व्यक्ति है जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, उसने भी एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है। राजा का नाम क्या है? रामपाल। और बच्चे, जगदल विश्वविद्यालय या जगदल यूनिवर्सिटी इनने स्थापित की। तो जगदल विश्वविद्यालय या जगदल यूनिवर्सिटी, और कहां पर की है? बंगाल में की है। तो अब देखो, 2 बिहार 2 बंगाल हो गया। फिर से अपना रिवाइज करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने बोला गोपाल उदानपुरी, ओ से गोपाल, ओ से उदानपुरी। नेक्स्ट हमने बोला विक्रमशिला और सोमपुरी, दोनों किसने की है? धर्मपाल। विक्रमशिला बिहार में है और जो सोमपुरी है वो बंगाल में है। फिर हम लोग आ गए रामपाल, और इनकी यूनिवर्सिटी है जगदल। ठीक है बच्चे, तो रामपाल जगदल यूनिवर्सिटी, ये लो भाई, थ्योरी में भी लिखा हुआ है। चलो, धर्मपाल के अधीन पाल उत्तरी और पूर्वी भारत में प्रभावशाली बन गए थे। ठीक है भाई, उन्होंने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को भी पुनर्जीवित किया, इस बात पे मैं आऊंगा, पहले और आगे आ जाओ। एक अन्य पाल राजा रामपाल ने बंगाल में जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। ये वाला पॉइंट हमने कर लिया। सो another Pal king Rampal established Jagdal University in Bengal. So this we have already discussed. अब बात यह है कि सर नालंदा यूनिवर्सिटी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि प्राचीन भारत में कुमारगुप्त नाम के एक रूलर थे, उनने स्थापित की, फिर उसका नाम यहाँ पे कैसे आ गया सर? नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्त शासक कुमारगुप्त ने स्थापित किया प्राचीन भारत में, लेकिन समय के साथ जब उसकी स्थिति खराब हुई तब उसको रिवाइव किया किसने, यानी पुनर्जीवित किया किसने? भाई कंस्ट्रक्शन चाहिए रहता है कि नहीं चाहिए रहता है, मेंटेनेंस चाहिए रहता है कि नहीं चाहिए रहता है, तो उसका जो मेंटेनेंस है, जो रिवाइवल है, उसको अच्छी स्थिति में बनाए रखने का काम धर्मपाल ने किया। यानी क्या मैं अपनी लिस्ट में, जो मैंने एक लिस्ट आपके सामने अभी-अभी दिखाई कि गोपाल उदांतपुरी और धर्मपाल विक्रमशिला और सोमपुरी, क्या पे यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि ये तो दोनों उसने नया कंस्ट्रक्शन किया, नए स्तर पर बनवाया, लेकिन क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि भाई इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया, कंस्ट्रक्ट नहीं बोलूंगा मैं, है ना, मैं कंस्ट्रक्ट नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा रिवाइव किया, यानी पुनर्जीवित किया। तो ये बात दिमाग में रखना, ठीक है बच्चे? तो नालंदा बनवाई नहीं है, लेकिन नालंदा को पुनर्जीवित किया है, तो ये बात दिमाग में रखनी, ठीक है भाई? तो पुनर्जीवित किया है। चलो भाई, तो ये हमारी बात हो गई, ये हमारी बात हो गई, पुनर्जीवित किया है। चलो आओ आओ आगे डिस्कशन करते हैं। अंतिम पाल राजा कौन है? गोविंद पाल। यानी अगर मैं राजाओं को एक जगह पे लिख दूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? गोपाल उदानपुरी यूनिवर्सिटी, धर्मपाल विक्रमशिला सोमपुरी प्लस नालंदा को रिवाइव किया, रामपाल जगदल यूनिवर्सिटी, और लास्ट रूलर कौन है? गोविंद पाल या गोविंदा पाल। एक चीज तुमने नोटिस की, जो पाल शासक हैं उनका नाम बॉलीवुड के कई सारे हीरो से मिलता है। देखो भाई, गोपाल गोलमाल पिक्चर में था ना, अरे वो मॉडर्न गोलमाल पिक्चर, वो गोलमाल सीरीज, तो उसमें हम क्या देखते हैं? अजय देवगन, नाम क्या है उसका? गोपाल, कोई उसे उंगली नहीं दिखा सकता ना, तो गोपाल। अच्छा, धर्मपाल धर्मपाजी, ठीक है भाई, धर्मेंद्र जी, रामपाल अर्जुन रामपाल, और गोविंद पाल गोविंदा जी। तो भाई कुल मिला के ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है? तो 4 शासक हो गए। चलिए और देखें भाई, कुछ विशेष बात जो एग्जाम में आ सकती है क्या? बिल्कुल। पाल बौद्ध धर्म के अंतिम समर्थक थे। अंतिम क्यों बोल रहा हूं मैं? भाई अभी तो आपने बौद्ध धर्म क्लास में शुरू ही नहीं किया, तो अंतिम इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि जब हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे, तब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म का उद्गम होता है इंडिया में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, पढ़ेंगे उनके बारे में। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे शासकों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, संरक्षण किया। जैसे अशोक, बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना है कि भाई कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनने शांति का रास्ता अपनाया,
बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, पढ़ेंगे। आगे चल के और भी शासक आते हैं, जैसे एक आते हैं कनिष्क, एक होते हैं हर्षवर्धन, सब प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। लेकिन ये सब तो ठीक है, संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक कौन से राजा, कौन सा वंश भारत में? पाल। यानी पाल वंश के बाद हम नहीं देखते कि कोई किंग्स बौद्ध धर्म का संरक्षण करते हैं, क्योंकि बहुत जल्द अब आपको मालूम, क्योंकि अब देखो इस टाइम पे राजपूत हैं और राजपूतों का जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, और राजपूतों के बाद इस्लामिक काल आएगा, तो वहां पे तो इस्लाम का संरक्षण होगा। तो बौद्ध धर्म के जो अंतिम संरक्षक हैं वो पाल है। चलिए ठीक है। इनफैक्ट पाल लोगों ने बहुत सारी जो चीजें कंस्ट्रक्ट की हैं, या हम कहें कि पेंटिंग्स जो उनकी हमको मिलती हैं, वहां पे भी हमको बुद्धिस्ट थीम, जैसे गौतम बुद्ध की पेंटिंग्स मिलती हैं। आइए, पाल काल में गौड़ी रीति का उदय हुआ, जो संस्कृत साहित्य की रचना की एक नई शैली है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। सो पालास वर द लास्ट सपोर्टर्स ऑफ बुद्धिज्म बट वर आल्सो टॉलरेंट टू अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन्स के प्रति भी ये सहिष्णु थे। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, पाला पीरियड सॉ द राइज ऑफ गौड़ी रीति which was a new style of composition of Sanskrit literature। अभी गौड़ी रीति क्या है? देखो, जब हम देखते हैं कि कोई लिखने के तरीके में हम देखते हैं कि रौद्र रस हो, वीर रस हो, यानी ब्रेवरी, हीरोइज्म, ठीक है, ठीक, तो तब हम कहते हैं इसको कि गौड़ी रीति का झलक है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, एक उदाहरण हम लोग देते हैं, जैसे एक ये रैंडम मैंने एक सेंटेंस लिया है जिसमें गौड़ी रीति ऑब्वियस सी बात है उसका एलिमेंट है। देखो, भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, तो देख रहे हो आप जो सेंटेंस है उसमें बहुत कठोर, बहुत हैवी हैवी शब्द हैं, क्रुद्ध, युद्ध, विरुद्ध, तो क्या दिखता है हमको? वीर रस, रौद्र, फियर्स फीलिंग्स, एग्रेसिव, आक्रामक। तो बेटा ये है गौड़ी रीति। तो हम बोल रहे हैं कि पाल लोगों के समय जो राइटिंग्स हैं, जो उनके बारे में चीजें लिखी हुई हैं, तो वहां पे हमको गौड़ी रीति दिखती है। ठीक है, साथ साथ गौड़ी रीति में ये तो होता ही है कि बहुत फियर्स भाव सेंटेंस में दिखते हैं, है ना, बहुत आक्रामक, फियर्स, रौद्र रूप दिखता है। साथ साथ हमको अतिशयोक्ति यानी एग्जैजरेशन भी दिखता है, एग्जैजरेशन कि छोटी सी चीज को बड़ा करके बताया, राजा की बहुत तारीफ करके बताया, वो भी हमको देखने को मिलता है। तो इसको ही हम लोग गौड़ी रीति कहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जैजरेशन भी होता है, हीरोइज्म भी होता है, ठीक है, फियर्स फीलिंग्स भी होती हैं। तो ये पाल लोगों के टाइम पे, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब एग्जाम में ये सब बातें जरूरी नहीं जो मैंने एग्जाम्पल दिया। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि आप इतना दिमाग में रखो, गौड़ी रीति पाल लोगों के टाइम पे थी। ठीक है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है, तो सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए। आओ भाई और देखें काम की बात। संधाकर नंदी ने अपनी प्रसिद्ध रचना रामचरित लिखी, जिसमें प्रत्येक छंद दो अर्थ दर्शाता है। बहुत बढ़िया। तो एक राइटर थे भाई पाल लोगों के टाइम पे जिनका नाम था संधाकर नंदी, और इनने एक बुक लिखी है रामचरित, और इसकी विशेषता यह है कि हर पैराग्राफ में संधाकर नंदी जी ने दो स्टोरीज को साथ में चलाया है। जैसे मान लो संधाकर नंदी जी का ये पोयम का एक पेज है, अब इस पोयम में ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ। तो पहले पैराग्राफ की जो दो लाइनें हैं वो रामायण, जो रामायण महाकाव्य है, तो उनकी कहानी रामायण चल रही है, और जो बाकी दो लाइन है वहां पे राजा रामपाल की कहानी चल रही है। ठीक है, इसीलिए इस पुस्तक का नाम भी क्या रखा गया है? रामचरित, क्योंकि यहाँ पे दो राम हैं। एक रामायण पे, जो रामायण में जो श्री राम है उनकी कहानी चल रही है, और एक राजा रामपाल की कहानी चल रही है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? रामचरित। तो इनने क्या किया कि हर पैराग्राफ में दो लाइन रामायण की है और दो राजा रामपाल की क्या कहानी है, राजा रामपाल के साम्राज्य में क्या हो रहा है, वो सब चीजें। सोचो कितनी मेहनत लगी होगी लिखने में कि दो कहानियों को साथ साथ चला रहे हैं, है ना। तो संधाकर नंदी ये पाल लोगों के टाइम पे मौजूद थे, और रामचरित इनका राइटिंग है, और इसमें दो कहानियां चल रही हैं। पालों के तहत बंगाली भाषा का विकास शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, मैंने आपको बता दिया पाल लोग ईस्टर्न इंडिया पे शासन कर रहे हैं, बंगाल बिहार पे, और यहाँ पे बंगाली भाषा का डेवलपमेंट पाल के टाइम पे शुरू होता है। पाल चित्रकला में बौद्ध विषय का प्रभुत्व है, डोमिनेंस है। अभी अभी मैंने बताया था पाला पेंटिंग्स वर डोमिनेटेड बाय बुद्धिस्ट थीम्स बिकॉज पालास वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन। ठीक है, ये भी एक बार पढ़ते हैं, इंग्लिश में हमने पढ़ा नहीं। संधाकर नंदी wrote his famous रामचरित where each verse, each paragraph reflects two meanings. So one story is of Ramayana and the other part of that paragraph is a story of King Rampal. So two stories are moving side by side.
सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिएटिव वर्क, है कि नहीं? संधाकर नंदी जी का ये जो राइटिंग है कितना ब्यूटीफुल वर्क होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अरबी व्यापारी सुलेमान ने पालों पर एक लेख लिखा। तो बच्चे, अरब्स उस टाइम पर मौजूद हैं, कहां पे? अपने क्षेत्र में। और हम ये भी देखते हैं कि एक अरेबिक ट्रेडर जिनका नाम था सुलेमान, तो वो आए थे इस टाइम पे, वो थे यहाँ पे मौजूद। और बच्चे, उन्हें पालों पर एक लेख भी लिखा है, ठीक है। पालों के बाद बंगाल क्षेत्र में सेन राजवंश का शासन। मैं भी आपको अरबों के बारे में नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो मैं ये भी बताऊंगा कि जो अरबी मुसलमान हैं, ये सिर्फ अरबी क्षेत्र में ही नहीं सीमित थे, बल्कि वो आगे चल के भारत में भी आएंगे और इस प्रकार इस्लाम भारत में एंट्री लेगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, उसके लिए परेशान ना हो। पालों के बाद क्या होगा? बंगाल क्षेत्र में सेन राजवंश आएगा और जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में कवि थे। और जयदेव का एक बड़ा ही फेमस राइटिंग है जिसको हम बोलते हैं गीत गोविंद। क्या बोलते हैं बच्चे? गीत गोविंद। बहुत फेमस इनकी राइटिंग। चलो, तो एक बार फिर से पूरी बात पर डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं 750 से 1206 अर्ली राजपूत पीरियड, या सॉरी अर्ली मिडिवल इंडिया या राजपूत पीरियड, अलग अलग राजपूत। लेकिन इन राजपूतों के साथ एक पाल भी हैं, और इन तीनों के बीच में जो दो राजपूत और एक पाल है उनके बीच में हुआ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल लोगों में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? गोपाल। फिर हमने पढ़ा धर्मपाल, हमने पढ़ा रामपाल, गोविंदपाल। फिर हमने पढ़ा कि भाई गौड़ी रीति भी है। गौड़ी रीति आप समझ गए, जहाँ पे रौद्र फियर्स राइटिंग होती है, ठीक है, वीर रस होता है और अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन होता है। साथ साथ एक राइटर है संधाकर नंदी, उनने रामचरित पुस्तक लिखी जिसमें रामपाल और रामायण दोनों साथ में चल रही हैं। और पाल लोग बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं। पाला पेंटिंग्स में हमको बुद्धिस्ट थीम्स डोमिनेट करते हुए दिखाई देती। एक अरबी व्यापारी सुलेमान इनके पालास के टाइम पे थे। चलो, फिर पालों के बाद कौन आएगा बेटा? बंगाल में आएंगे सेन, सेन राजवंश। और सेन राजवंश में कुछ भी एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ एक चीज आती है कि सेन राजवंश में एक राजा थे लक्ष्मण सेन, और उनके दरबार में कवि थे जयदेव, और जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद, जो श्री कृष्ण बेटा, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण और जो गोपियां हैं, श्री कृष्ण और जो गोपियां हैं, उनके बीच में जो रास लीला और उनके बीच में जो डांस, उनके बीच में जो नटखट चीजें हो रही, तो उन सबको उनने बुक में बताया है। और इस पे ऑलरेडी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। गीत गोविंद के राइटर कौन है? जयदेव। सो पालास वर सक्सीडेड बाय सेन डायनेस्टी इन रीजन ऑफ बंगाल। जयदेव वाज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ लक्ष्मण सेन हु रोट अ फेमस बुक गीत गोविंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है, गुर्जर प्रतिहार को डिस्कस करना है। थोड़ा पानी हो जाए, फर्दर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई? चल, हाँ जी। तो गुर्जर प्रतिहार, इनके बारे में डिस्कशन करें। चलिए, तो आप सब एक बात तो अच्छे से समझते हो भाई, कि जब मैं ये बात करता हूं गुर्जर प्रतिहार वाली, तो आप अच्छे से समझ गए कि गुर्जर प्रतिहार वेस्टर्न इंडिया में मौजूद है। तो मैप कहाँ गया भाई? हाँ, गुर्जर प्रतिहार वेस्टर्न इंडिया में मौजूद है। मेनली गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में इनका प्रभुत्व है। लेकिन ये ईस्टवर्ड्स यानी पूर्व के रूप में इनका एक्सपेंशन भी होता है। और क्षेत्र विस्तार जब पूर्व की तरफ करेंगे कन्नौज को हासिल करने के लिए, तो कन्नौज इनके पास कुछ समय आएगा भी। सही बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये मैंने पूरी बात आपके सामने रख दी और डिस्कशन करते हैं। अब जैसे गुर्जर प्रतिहार, बच्चे, इनफैक्ट गुजरात जो शब्द है ना, जो राज्य है आज, स्टेट है गुजरात, माना जाता है कि उसका ओरिजिन गुर्जर लोगों से ही हुआ है। क्योंकि गुर्जर नाम के लोग इस क्षेत्र में रहते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम गुजरात पड़ गया, ठीक है। तो ये भी एक बिलीफ है कई सारे हिस्टोरियंस का। अच्छा, हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि जो इनका मूल निवास है, कि ये ओरिजिनली कहां से होंगे, तो इनका कहना है कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित होंगे, मध्य प्रदेश के उज्जैन से। अच्छा, हमने एक बात और भी पढ़ी थी। आज हमने कई राजपूतों के नाम देखे थे, उनमें थे एक परमार राजपूत, और परमार राजपूत भी उज्जैन धार वाले क्षेत्र से संबंधित हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि गुर्जर प्रतिहार का भी जो ओरिजिन, वो भी वो उज्जैन वाला क्षेत्र, वहीं से उनका भी उदय हुआ। लेकिन फिर वो मध्य प्रदेश से कहां पे आए? गुजरात, राजस्थान, और यहीं पे उनका ये वाला क्षेत्र मेन गढ़ बना। चल, ये भी हमारी बात हो गई। आइए और डिस्कशन करते हैं हम। तो गुर्जर प्रतिहार,
राजस्थान गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन किया। गुजरात का भौगोलिक नाम गुर्जर शब्द से उत्पन्न माना जाता है, मैंने आपको बात बता दी। सो दे रूल्ड ओवर राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। द ज्योग्राफिकल नेम ऑफ गुजरात इज सपोज्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गुर्जर, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुर्जर मूल रूप से उज्जैन, मंदसौर, ये एमपी में है। ठीक है, ये दोनों जगह है, कहां पर है बच्चे? एमपी। तो उज्जैन, मंदसौर से इनका ओरिजिन हुआ। ये भी बात मैंने आपसे अभी अभी जस्ट डिस्कस की कि उज्जैन और मंदसौर जो है ये भाई कहां पे? एमपी वाले क्षेत्र से इनका उद्गम हुआ। चलो, लेकिन अब गुर्जर प्रतिहारों के अनुसार उनका उद्गम कहां से हुआ है, अब ये भी कहानी है। भाई गुर्जर प्रतिहार कहते हैं कि हमारा उद्गम कोई तुम जो लोग बता रहे हो वहां से नहीं हुआ, कि आप क्या सोच रहे हो कि हमारा उद्गम हुआ है उज्जैन, मंदसौर, गुजरात। हमारा उद्गम हुआ है, एक ऋषि थे, ऋषि वशिष्ठ, और उनने एक यज्ञ किया माउंट अबू, राजस्थान। राजस्थान में माउंट अबू एक हिल स्टेशन है ना, तो माउंट अबू की पहाड़ियों पर उन्होंने यज्ञ किया और वहां से हम निकले हैं। तो हम अग्नि कुल हैं क्योंकि हम अग्नि से निकले। तो गुर्जर प्रतिहारों के अनुसार ऋषि वशिष्ठ द्वारा माउंट अबू में किए गए यज्ञ से उत्पन्न हुए, इसलिए उनका राजवंश अग्निकुल है। तो ऐसी इनकी मान्यता है। लेकिन हिस्टोरियंस क्या मानते हैं कि भैया आप उज्जैन, मंदसौर से आए हो। और गुर्जर प्रतिहार क्या मानते हैं, मैंने वो बता दिया। हिस्टोरियंस क्या मानते हैं, आप उज्जैन, मंदसौर से आए हैं और फिर वहां से आप कहां गए? गुजरात, राजस्थान वाले क्षेत्र में गए। इनफैक्ट गुजरात का नाम गुर्जर नाम पे ही पड़ा है, ये भी हमने बात कर ली। सो the Gurjar Pratiharas claim to have originated from a yajna done at Mount Abu by sage Vashisht. Therefore, their dynasty is called Agnikul. चलिए आगे देखें। हरिचंद्र को गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक माना जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। हरिचंद्र गुर्जर प्रतिहारों के संस्थापक। जैसे मैंने आपको बोला बेटा पाल, पाल में कौन था संस्थापक? हमने बोला गोपाल। तो हमको रिवाइज भी करते चलना है। पाल में बेटा संस्थापक कौन है? गोपाल। और गुर्जर प्रतिहार में कौन है? हरिचंद्र। सो हरिचंद्र इज कंसिडर्ड टू बी दी फाउंडर। आगे बढ़ते हैं तो सिंपल बातें हो गई। अब देखो अगले रूलर है नागभट्ट प्रथम। अब बहुत सारे रूलर आएंगे, तो मैं क्या करता हूं, पहले एक जगह पे आपको नाम बता देता हूं। जैसे पाल में मैंने बोला गोपाल, धर्मपाल, रामपाल, गोविंदपाल। वैसे ही गुर्जर प्रतिहार में जो नाम है, सबसे पहले फाउंडर हरिचंद्र, बाद में आएंगे नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम। और भी नागभट्ट आएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो है नागभट्ट प्रथम। और कौन आएंगे? मिहिर भोज, मिहिर भोज। और कौन कौन? महेंद्रपाल, महीपाल। तो बच्चे यहां पे देखो हरिचंद्र, नागभट्ट, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महीपाल। तो हमने इनके बारे में क्या पढ़ा? ये कौन है भाई? संस्थापक है यानी फाउंडर है। और देखो नागभट्ट फर्स्ट। अब देखो ये है फाउंडर, लेकिन नागभट्ट फर्स्ट को बोलते हैं रियल फाउंडर। सर ये क्या डिफरेंस है? फाउंडर और रियल फाउंडर में अंतर क्या है? फाउंडर वो होता है जो किसी वंश को शुरू करता है, किसी डायनेस्टी को बिगिन करेगा, वो फाउंडर है। लेकिन हो सकता है उस फाउंडर के समय में बहुत सारे खतरे मौजूद हों जो वो खत्म नहीं कर पाया, और इसलिए अगर उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कि उन खतरों को न्यूट्रलाइज करे, खत्म करे, और ऐसी नीतियां बनाए जिससे वो साम्राज्य सशक्त हो और सालों साल चल पाए, तो वो व्यक्ति बनता है रियल फाउंडर। जैसे जब मैं आपको मुगल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि बाबर मुगल एम्पायर के फाउंडर हैं, मुगल डायनेस्टी के फाउंडर हैं। लेकिन बाबर के टाइम पे बहुत सारे खतरे थे जो बाबर अपने जीवन में कई सारे युद्ध लड़के भी उन खतरों को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए। बाबर के बाद है हुमायूं, उनके टाइम पर भी वही बहुत सारे खतरे मौजूद थे। इनफैक्ट हुमायूं को तो कुछ टाइम पे इंडिया से बाहर रहना पड़ेगा, उसका तो पद चला जाएगा। लेकिन उसके बाद आएंगे आगे चल के अकबर। अकबर अपने जीवन में कई युद्ध लड़ेंगे, एक भी युद्ध नहीं हारेंगे, अपने कई सारे दुश्मनों को खत्म करेंगे, बहुत सारी पॉलिसीज, नीतियां शुरू करेंगे। जैसे आईन ए दहसाला, रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग करेंगे, मनसबदारी व्यवस्था, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करेंगे, सूबा व्यवस्था, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, और मुगलों को सालों साल चलने लायक स्थिति में ले आएंगे। इसलिए बाबर फाउंडर है और अकबर रियल फाउंडर है। यानी फाउंडर वो व्यक्ति होता है जो गाड़ी चालू करता है, और रियल फाउंडर वो व्यक्ति होता है जो उस गाड़ी में तेल या पेट्रोल डलवा रहा है जिससे वो गाड़ी लंबी चल पाए। समझ गए? तो यहां पे भाई हमने बोला फाउंडर कौन है? हरिचंद्र। और नागभट्ट कौन है? रियल फाउंडर। अब आप बोलोगे सर यानी नागभट्ट प्रथम ने कुछ ऐसे काम किए होंगे, कुछ दुश्मनों को खत्म किया होगा, कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से गुर्जर प्रतिहार सालों साल चल पाए। बिल्कुल। क्या किया बच्चे? नागभट्ट प्रथम ने ये किया, इनने उस समय के अरबी कमांडर थे दो, जुनैद और तामिम, जिनके पास ऑलरेडी सिंध का क्षेत्र कब्जे में था।
मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं, जब भारत में इस्लाम धर्म आएगा, भारत में इस्लामी आक्रमण होंगे, तब सबसे पहले सिंध वाला जो क्षेत्र है वो हार जाएगा। सिंध के एक शासक होते हैं दाहिर, वो हार जाएंगे और सिंध चला जाता है अरबी मुसलमानों के कंट्रोल में। और फिर वो अरबी मुसलमान क्या प्रयास करेंगे कि अब वो और आगे बढ़े, राजस्थान वाले क्षेत्र में आए। लेकिन उस टाइम पर नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक थे, जिन्होंने बैटल ऑफ राजस्थान में यानी राजस्थान की लड़ाई में हरा दिया इन दो अरबी कमांडर जुनैद और तामिम को, और इस प्रकार उनने प्रिवेंट किया इस्लामिक इन्वेजन राजस्थान में। तो जो इस्लामिक आक्रमण राजस्थान पे हो रहा था उसको रोक दिया। सही है। तो नागभट्ट प्रथम ने ये जो चीज की, इसकी वजह से इनको रियल फाउंडर मानते हैं। ठीक है भाई, कि खतरे को एलिमिनेट किया। ओके, चले। कई सारी किताबों में आप देखते हो कि फाउंडर के रूप में नागभट्ट फर्स्ट लिखा है, वो गलत है। किताब अगर ऐसी कोई हो, जैसे आप पढ़ते हो ना लूसेंट वगैरह, तो वहां पे भाई कई बार फैक्चुअली इनकरेक्ट डेटा होता है, उसको सही कर लेना। तो फाउंडर है हरिचंद्र, नागभट्ट फर्स्ट रियल फाउंडर है। कभी ऑप्शन में ऐसा आ जाए फाउंडर कौन है गुर्जर प्रतिहार के और दोनों नाम हो तो हरिचंद्र करना। हाँ, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फाउंडर कौन है गुर्जर प्रतिहार के और हरिचंद्र नहीं है, बाकी नाम है, तो नागभट्ट फर्स्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन दोनों आ जाएंगे तो हरिचंद्र है। चलिए और देखें, मिहिर भोज। तो यहाँ पे भाई थोड़ी सी स्पेलिंग इसको हम सही कर दें। ठीक है, तो मिहिर भोज क्या है? मिहिर भोज सही नाम है। चलो आओ इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस किसको किसको कर लिया, हमने हरिचंद्र डिस्कस कर लिया और नागभट्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिए। आइए, हाँ, तो ये पूरी बात हो गई हमारी। यस सर। चलो, नागभट्ट प्रथम को इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की लड़ाई में अरबी कमांडर जुनैद और तमीम को हराया। इस प्रकार अरबी आक्रमण के खिलाफ पश्चिमी सीमाओं का सफलतापूर्वक बचाव किया, डिफेंस किया। चलो, गुर्जर प्रतिहार के सबसे महान शासक थे मिहिर भोज। तो बेटा गुर्जर प्रतिहारों में सबसे महान शासक कौन है? मिहिर भोज, या इन्हें भोज प्रथम भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य को कन्नौज की तरफ बढ़ाया। मैंने बता दिया आपको, देखो 100 बात की सीधी बात, आदमी कुछ भी करे, बेचारे नागभट्ट प्रथम ने अरबी आक्रमण को रोके रखा, फिर भी सबसे महान किसको बोल रहे हैं? नागभट्ट फर्स्ट को तो बोल रहे हैं रियल फाउंडर, लेकिन महान सबसे ज्यादा बोल रहे हैं मिहिर भोज को। क्यों? इनने कन्नौज लाके दिया। और उस टाइम पर जो कन्नौज पर कब्जा करेगा वही है जो बहुत ताकतवर माना जाता था। कन्नौज की रेपुटेशन ऐसी थी, और जो कन्नौज लाके देगा राजा, उसकी भी बहुत वाहवाही होती थी। तो कौन लाके दिया बेटा गुर्जर प्रतिहारों को? तो गुर्जर प्रतिहारों को कन्नौज लाके दिया है कौन? तो सही जवाब है मिहिर भोज। ठीक है, तो मिहिर भोज ने कन्नौज लाके दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने मार्क आउट कर ली। सो Nagbhat first is considered to be the real founder. He defeated Arab commanders Junaid and Tamim in the Battle of Rajasthan. The greatest ruler of Gurjar Pratihar was Mihir Bhoj because he extended his empire towards Kannauj. चलो नेक्स्ट, उन्होंने आदि वराह की उपाधि ली। किसने? मिहिर भोज ने। आदि वराह, वराह आप जानते हैं विष्णु जी के एक अवतार है वराह, है ना? वराह वाइल्ड बोअर, कि जब समुद्र, एक हिरण्यक्ष नाम का एक राक्षस था जिसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तब विष्णु जी वराह का अवतार धारण करके, यही है ना कहानी, विष्णु जी वराह यानी वाइल्ड बोअर का अवतार धारण करते हैं, जंगली सुअर, और उसके बाद अपने जो दो दांत हैं उससे वो पृथ्वी को ऊपर समुद्र से बाहर लाते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। तो ये जो कहानी आपने सुनी होगी, तो वराह, आदि वराह की उपाधि ली। मैं ये सब कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वे भगवान विष्णु के भक्त थे। कौन? मिहिर भोज। तो बेटा मिहिर भोज कन्नौज लाए, आदि वराह की उपाधि ली क्योंकि विष्णु जी के भक्त हैं। मिहिर भोज ने ग्वालियर में तेली मंदिर भी बनवाया, तो ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। तो मिहिर भोज बिल्ट तेली मंदिर या तेली टेम्पल इन ग्वालियर। चलें भाई, तो एक बार हमने डिस्कस किसको करना है? गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार हम देखें तो हिस्टोरियंस का मानना है कि इनका उद्गम कहां से हुआ? उज्जैन मंदसौर। लेकिन गुर्जर प्रतिहार खुद क्या बोलते हैं? गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं नहीं, हमारा जो उद्गम हुआ है हम बताते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार कहते हैं हमारा जो उद्गम हुआ है वो हुआ है भाई ये वाले क्षेत्र से, जो माउंट अबू में जब ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया तब अग्नि से हम निकले, इसलिए हमारा कुल भी अग्नि कुल है। तो ये गुर्जर प्रतिहारों की मान्यता है। और हिस्टोरियंस बोलते नहीं, आप उज्जैन मंदसौर एमपी से आए, गुजरात राजस्थान में आप सेटल हुए, गुजरात का नाम भी इसलिए पड़ गया वैसा।
ठीक है, फिर हमने बोला फाउंडर हरिचंद्र नागभट्ट फर्स्ट रियल फाउंडर, ये अरब कमांडर्स जुनैद और तामिम से बैटल ऑफ राजस्थान में जीत दिलाए। और मिहिर भोज क्या किए बच्चे, ये कन्नौज पर कब्जा, तो एक तो ये इनकी उपलब्धि हो गई। और क्या किए बच्चे मिहिर भोज, इसके अलावा आदि वराह का टाइटल ली क्योंकि विष्णु जी के भक्त हैं। चले भाई, मिहिर भोज के बाद, अच्छा मिहिर भोज ने एक तेली मंदिर भी बनवाया, वो भी लिख दें क्या? चलो लिख देते हैं, मिहिर भोज ने बच्चे तेली मंदिर भी ग्वालियर में बनवाया। इसके बाद कौन है, महेंद्र पाल। अब देखें कहां गए भाई, महेंद्र पाल आ गए। हाँ, मिहिर भोज के बाद उनके बेटे महेंद्र पाल प्रथम ने साम्राज्य को और फैलाया, और महेंद्र पाल ने भी कई सारे युद्ध लड़े जीते, इसलिए इनको कहते हैं निर्भय नरेंद्र। नरेंद्र मतलब राजा, तो निर्भय नरेंद्र, तो नरेंद्र मतलब होता है राजा, तो निर्भय राजा, निडर राजा, क्योंकि बहुत सारे युद्ध लड़े और जीते। ये कौन है, मिहिर भोज के बेटे हैं महेंद्र पाल प्रथम। चलो, एक अरबी विद्वान अल मसूदी ने प्रतिहार साम्राज्य का दौरा किया। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं बेटा पाल लोगों के टाइम पे कौन आया था, सुलेमान, तो सुलेमान पाल लोगों के टाइम पे आया था ना, हमने पढ़ा सुलेमान। और गुर्जर प्रतिहार के टाइम पर कौन आया, अल मसूदी। तो सुलेमान ने पाल लोगों के बारे में लिखा है, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में लिखा है, तो ये बात भी दिमाग में आपको रखनी है। चले, प्रतिहार हिंदू धर्म के अनुयायी थे, फिर से एक तुलना करते हैं। भाई जब हमने अभी पाल लोगों की बात की थी, तो बेटा पाल लोग कौन से धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और गुर्जर प्रतिहार कौन से धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। जैसा आपने देखा भी, जैसे मिहिर भोज है, आदि वरहा विष्णु जी के भक्त हैं, तो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक वंश में कुछ राजा कुछ धर्म के होते हैं, कुछ कुछ के होते हैं। लेकिन मोटा मोटा बात करें तो पाल लोग बौद्ध धर्म, और हम बात करें गुर्जर प्रतिहार तो वो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। चल, ये भी हमने डिस्कशन किया। राजशेखर एक संस्कृत भाषा के कवि थे, वाह भाई वाह। याद होगा आपको, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, बेटा पाल लोगों में एक राइटर थे जिनका नाम था संधाकर नंदी। क्या नाम था बच्चे, संधाकर नंदी। और संधाकर नंदी जी ने क्या लिखी, तो रामचरित, याद है रामचरित, जहां पे रामायण, 2 लाइन रामायण पर डेडिकेटेड है, 2 लाइन राजा रामपाल पर डेडिकेटेड है, संधाकर नंदी। और गुर्जर प्रतिहार के टाइम पर बच्चे कौन आए हैं, राजशेखर आए हैं। और ये जो राजशेखर है, इनने भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। क्या लिखा है, तो इनने लिखा है बाल रामायण, बाल महाभारत और कर्पूर मंजरी, तो ये 3 इनकी राइटिंग्स हैं। चलो, so Mihir Bhoj was succeeded by his son Mahendrapal first, who further extended the empire and was called Nirbhay Narendra, the fearless king. And the Arab scholar Al-Masudi visited Gurjar Pratiharas. Pratiharas were followers of Hinduism, like Palas were followers of Buddhism. तो सब हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया। राजशेखर was a poet of Sanskrit language who lived at the court of Mahendrapal and later his son Mahipal. देखो, ये जो राजशेखर है ना, इनके लिए ना कुछ इतिहासकार पता है क्या बोलते हैं? इतिहासकार बोलते हैं कि ये मिहिर भोज के दरबार में थे, और फिर इनके बाद इनके बेटे महेंद्रपाल के दरबार में भी थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, 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 वो महेंद्रपाल के दरबार में थे और उनके बेटे महिपाल के दरबार में थे, मिहिर भोज के में नहीं थे। तो कुछ-कुछ इतिहासकार कुछ बोलते हैं, कुछ-कुछ, हम तो इतना दिमाग में रखें कि गुर्जर प्रतिहारों के समय में थे। कौन? राजशेखर। क्या लिखा है? बाल रामायण, बाल रामायण, बाल महाभारत, और क्या लिखा है? कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर मंजरी, तो बाल रामायण, बाल महाभारत और कर्पूर मंजरी, तो ये इनकी राइटिंग्स हो गई। चलिए भाई, ये भी हमने डिस्कस किया, बहुत बढ़िया। क्या हमने पूरा डिस्कस कर लिया इनको? बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या पढ़ना है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कम समय लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो आप परेशान ना हो, है ना? आज बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे हम लोग, ठीक है? परेशान ना हो आप लोग। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमने आज राजपूतों के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया, फिर हमने आज बात कर ली आपके गुर्जर प्रतिहार, पाल, और अब हम लोग राष्ट्रकूट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? समय रहा तो चोल आज करेंगे, नहीं तो चोल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। चलो भाई, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप अच्छे से जानते हो भाई, डेक्कन, डेक्कन इंडिया वाले क्षेत्र में है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, ये वाले क्षेत्र में है ना राष्ट्रकूट, डेक्कन और साउथ में आपको दिख रहे हैं साफ-साफ। और कैपिटल क्या है बच्चे? मान्यखेत या मलखेड़। ये जो राष्ट्रकूट है, इनकी जो मदर टंग है, वो क्या है बच्चे? कन्नड़। तो इनकी मदर टंग बच्चे क्या है? कन्नड़ इनकी मदर टंग है राष्ट्रकूट लोगों की। कैपिटल मान्यखेत मलखेड़, ये कर्नाटका में मौजूद है आज के, ये भी दिमाग में रखना। ठीक है सर, ये भी बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज सुनिए, इनने भी कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ी है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में, त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भी शामिल है। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है, इनके फाउंडर कौन है? तो दंती दुर्ग इनके फाउंडर है। कौन है बच्चे? तो अच्छे से लिखता हूं, प्रॉपर तरीके से लिखता हूं बच्चे में, आओ।
तो दांती दुर्ग, दांती दुर्ग, तो ये इसके फाउंडर है, दांती दुर्ग इनके फाउंडर है। अच्छा, अगर मैं यही सबके फाउंडर्स की तुलना करूं बेटा, पाल में गोपाल, पाल में फाउंडर कौन है? गोपाल। और गुर्जर प्रतिहार में फाउंडर कौन है? तो हरिचंद्र। तो फाउंडर भूलना मत, हरिचंद्र, ठीक है। तो यहां पर हो गए गोपाल, यहां पे हो गए हरिचंद्र और यहां पे हो गए आपके दांती दुर्ग। ठीक, बहुत बढ़िया। एक बार मैं क्या करता हूं, एक बार पूरी जो राजाओं की लिस्ट है आपके सामने यहां पे लिख दे रहा हूं। क्यों? ताकि रिवाइज का रिवाइज भी हो जाए और साथ साथ जो आने वाले किंग्स हैं राष्ट्रकूट में, उनके बारे में एक बार पहले से जान ले। पाल में बेटा कौन है? गोपाल, धर्मपाल, रामपाल, गोविंदपाल। गोपाल ने उदांतपुरी यूनिवर्सिटी, ओ से गोपाल, ओ में मतलब आ रहे ना ओ, और यहां से उदानपुरी, तो ओ। धर्मपाल विक्रमशिला और सोमपुरी, साथ साथ नालंदा को भी रिवाइव किया। रामपाल जगदल यूनिवर्सिटी, गोविंदपाल लास्ट रूलर थे। हरिचंद्र ये हो गए फाउंडर, वहां गोपाल है, यहाँ पे हरिचंद्र है। नागभट्ट फर्स्ट, इनने क्या किया? रियल फाउंडर है। क्यों बने रियल फाउंडर? बैटल ऑफ राजस्थान और अरब कमांडर्स जुनैद और तमीम को हराया। मिहिर भोज अच्छे से आप जानते हैं भाई, मिहिर भोज इनको सबसे महान बोल रहे हैं, सबसे महान। क्यों? क्योंकि कन्नौज जीत के लाए। साथ साथ आदि वराह भी बोलते हैं क्योंकि विष्णु जी के भक्त थे, तेली मंदिर बनवाया, ये भी पढ़ लिया। महेंद्रपाल निर्भय नरेंद्र, फियरलेस किंग, ठीक है। और महिपाल उनके बेटे हैं, ठीक है। यहां पे कौन रहे? संधाकर नंदी। कौन रहे बच्चे? संधाकर नंदी। इनने क्या लिखा? रामचरित। यहां पे कौन रहे? राजशेखर। और इनने क्या लिखा? बाल रामायण, बाल महाभारत, कर्पूर मंजरी, ठीक है। अब आ जाओ बेटा राष्ट्रकूट, फाउंडर दांती दुर्ग, ठीक है, समझ में आ गई बात। इनके बाद कृष्णा प्रथम, कृष्णा प्रथम किससे शुरू हो रहे हैं? के से। और मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, ये एक शानदार मंदिर, बेहतरीन मंदिर बनवाएंगे जिसका नाम है कैलाश नाथ मंदिर। मतलब जब भी आप इंडिया का टूर करने का कभी प्लान करें तो ये बच्चे एलोरा, एलोरा आपने सुना होगा महाराष्ट्र में ना, तो एलोरा मुंबई के पास महाराष्ट्र में, तो वहां पे कैलाशनाथ मंदिर मौजूद है। और सबसे विशेष बात पता है क्या है? एक चट्टान, सिंगल चट्टान को काटकर बनाया गया है। यानी कि इसमें अलग अलग चट्टानों को, पत्थरों को जोड़ा नहीं है जैसे अक्सर होता है कंस्ट्रक्शन में। क्या होता है? पत्थरों को जोड़ रहे हैं, एक सिंगल चट्टान को काटा है। मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर, अखंड, ठीक है। तो मोनोलिथिक है बच्चे, रॉक कट आर्किटेक्चर। अभी हम चर्चा करेंगे के से कृष्णा और के से कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। किसने बनवाया? राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम। आगे आएंगे अमोघ वर्ष। अब सुनो, अमोघ वर्ष को बोलते हैं अशोक ऑफ साउथ इंडिया। अभी मैं सब थ्योरी में भी दिखाऊंगा, अशोक ऑफ साउथ इंडिया। ए से अमोघ वर्ष, ए से अशोक, कितना सिंपल है। क्यों बोलते हैं अशोक ऑफ साउथ इंडिया? क्योंकि ये अशोक की तरह पीस लविंग थे, इनको भी भाई शांति पसंद थी, जैसे अशोक को पसंद थी युद्ध के बाद, कलिंग के बाद शांति पसंद थी। पहले तो बहुत युद्ध लड़े लेकिन फिर शांति पसंद आई। उसके बाद रिलीजियस नेचर के दोनों हैं, अशोक भी रिलीजियस नेचर के हैं और अमोघ वर्षा भी। तो पीस लिविंग है, पीस लविंग है, शांति प्रिय है और रिलीजियस है, धार्मिक नेचर है दोनों का। और साथ साथ आर्ट और लिटरेचर में दोनों ही को इंटरेस्ट था। तो इसलिए एक इतिहासकार है जिनका नाम है पंचमुखी, पंचमुखी इतिहासकार ने अमोघ वर्षा को कहा है कि आप अशोक है साउथ इंडिया के, नॉर्थ का अशोक है वैसे ही आप साउथ के अशोक हो। लेकिन हिस्टोरियन का नाम पंचमुखी काम का नहीं है, बस इसको अशोक ऑफ साउथ इंडिया बोलते थे, ये दिमाग में रखो। आगे हम पढ़ेंगे गोविंदा तीन के बारे में भी, ठीक है। चलिए, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे, तो परेशान नहीं होना है। आइए पहले हम लोग कहानी देखते हैं। हाँ, तो राष्ट्रकूट, इनकी मातृभाषा क्या है बच्चे? कन्नड़ है। दक्कन क्षेत्र की प्रमुख शक्ति थे और उनकी राजधानी मलखेड़ या मान्यखेत कर्नाटक में है, मैंने बता दिया। दंती दुर्ग इसके संस्थापक है, ठीक है। दंती दुर्ग वॉज दी फाउंडर, ठीक है। इनने मालवा गुर्जरों से छीन लिया था। मालवा, मालवा वाला जो क्षेत्र है वो वैसे परमार राजपूतों के पास था, याद है परमार राजपूत? मैंने बताया था उज्जैन, धार वाले, शुरुआत में मैंने बताया था आपको जब मैंने लिस्ट दिखाई थी। तो एक समय था जब गुर्जर प्रतिहारों ने मालवा छीन लिया, फिर एक समय था राष्ट्रकूटों ने मालवा छीन लिया, लेकिन ये कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, ठीक है। और चालुक्यों के क्षेत्र को भी जीता। एक चालुक्य थे ना, चालुक्य, याद करो, अनहिलवाड़ा उनका कैपिटल था, चालुक्य राजपूत, उनका क्षेत्र भी, यानी राष्ट्रकूट बहुत पावरफुल थे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में, तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल राष्ट्रकूट थे, ठीक है। चले, तो दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम आए
और उन्होंने एलोरा में चट्टान को काटकर प्रसिद्ध अखंड कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जो भगवान शिव को समर्पित है। सो मदर टंग ऑफ राष्ट्रकूटास कन्नड़। So Rashtrakutas were a power in Deccan and their capital was Malkhedia Manyakhet. Danti Durga was the founder of this kingdom. He captured Malwa from Gurjars, ठीक है, and also annexed the kingdom of Chalukyas. तो इन्होंने मालवा को भी कॉन्कर किया गुर्जर से, यानी गुर्जर और राष्ट्रकूट में गुर्जर से ज्यादा राष्ट्रकूट एक टाइम पे पावरफुल थे, और चालुक्या से भी उनका किंगडम एनेक्स किया। लेकिन इनके बाद कौन आए? कृष्णा फर्स्ट, हु बिल्ट कैलाशनाथ टेम्पल, मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल, कहां पर मौजूद है? तो एलोरा, महाराष्ट्र। अब आप देखो ये सिंगल चट्टान है, ये सिंगल चट्टान है बच्चे, ये देखो पीछे आपको दिख रहा है ना पहाड़, ये वही चट्टान है, और ये चट्टान को ही काटा। अब आप सोचो कितनी बारीकी का काम होगा, कितना ब्यूटीफुल ये भी वर्क है, बेहतरीन। इसलिए मैंने कहा कि जब आप कभी प्लान करो इंडिया का टूर तो जरूर आप अपने लिस्ट में इसको भी ऐड करना, टेम्पल को। अब आप देखो लोग कितने छोटे लग रहे हैं उसके सामने, आप सोचो कितनी मेहनत की होगी, एक एक स्टोन है, ये चट्टान है, उस पर कितनी बारीक नक्काशी की गई है कि नहीं? चलिए, तो ये निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट। चलिए और बात करें, आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे चल के कौन आते हैं बच्चे? गोविंदा तृतीय, इन्होंने भी शासन किया, ये भी महान थे। गोविंदा तृतीय के बाद कौन आए? तो अमोघ वर्ष, इन्हें दक्षिण भारत का अशोक कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही चीज देख ली है, यहाँ पे कोई नई चीज तो है नहीं, वही है दांती दुर्ग, कृष्णा, कैलाशनाथ, अमोघ वर्ष, अशोक। गोविंदा तीन इनसे पहले, आप चाहो तो लिस्ट में इनको पहले लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गोविंदा तीन मैंने इसलिए अंत में लिखे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इनको यहाँ पहले लिख सकते हो। और अमोघ वर्षा को क्या बोल रहे हैं? अशोक ऑफ साउथ इंडिया। चलो भाई, अमोघ वर्षा पे और चर्चा करते हैं। तो गोविंदा तृतीय के उत्तराधिकारी बने अमोघ वर्ष, उन्हें दक्षिण भारत का अशोक कहा जाता है। वह एक जैन राजा थे। तो बेटा अमोघ वर्षा कौन है? जैन राजा है। उन्होंने राष्ट्रकूट राजधानी मान्यखेत में स्थानांतरित की। असल में राष्ट्रकूटों की जो शुरुआती प्रारंभिक राजधानी थी वो थी मयूरखंडी नाम की एक जगह, मयूरखंडी। और फिर बाद में इन्होंने उसको शिफ्ट कहां कर दिया? अमोघ वर्षा ने, मान्यखेत। और मान्यखेत ही फिर इंपॉर्टेंट राजधानी बनी रही, जो हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो मयूरखंडी से मान्यखेत किसने किया? अमोघ वर्षा। तो अमोघ वर्षा ने बच्चे, इनको अशोक ऑफ साउथ इंडिया बोल रहे हैं, जैन राजा है, राजधानी मान्यखेत में स्थानांतरित की और प्रसिद्ध कन्नड़ रचना कवि राजमार्ग लिखी। वैसे भी मैंने आपको बता दिया राष्ट्रकूटों की मदर टंग क्या है? कन्नड़। तो खुद राजा ने देखो कितना कुछ किया, अशोक ऑफ साउथ इंडिया बोल रहे हैं, जैन राजा है, ठीक है, राजधानी मान्यखेत की, और फिर कवि राजमार्ग इनकी एक राइटिंग है। राष्ट्रकूटों ने मुंबई में एलिफेंटा गुफाओं का भी निर्माण करवाया, वाह भाई। तो इनने एलोरा गुफाओं का भी निर्माण करवाया, ठीक है, और साथ साथ हमने देखा कि इन्होंने एलिफेंटा गुफाओं का भी निर्माण करवाया। तो बच्चे एलोरा और एलिफेंटा, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? कभी कोई आपसे पूछे तो सही जवाब क्या दोगे आप? राष्ट्रकूट। क्या दोगे बच्चे? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट, एलोरा, एलिफेंटा केव्स, राष्ट्रकूट। और यहाँ एलिफेंटा जो गुफाएं हैं, यहाँ पे भी शिव जी की एक त्रिमूर्ति वाली एक एक इमेज है। त्रिमूर्ति इसलिए, जैसे आपने सुना होगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा है क्रिएटर, विष्णु है प्रिजर्वर, संरक्षक, और शिव जी कौन है? डिस्ट्रॉयर, विध्वंसक। लेकिन इस पर्टिकुलर एलिफेंटा गुफा में जो शिव जी को दर्शाया वो त्रिमूर्ति के रूप में दिखाए, यानी शिव जी के ही तीनों फेस दिखाए। तो शिव जी को ही क्रिएटर भी दिखाया है, प्रिजर्वर भी दिखाया है, डिस्ट्रॉयर भी दिखाया है, ठीक है। तो राष्ट्रकूटों ने मुंबई में एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण भी करवाया है। यहाँ शिव जी की एक आकृति है जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है, जो शिव जी के तीन पहलुओं, निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक का प्रतिनिधित्व करती है। अरबों द्वारा राष्ट्रकूटों को बल्लहार कहा जाता था, ये भी हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए। सो Danti Durg was the founder. Later came, after Danti Durg, we said Krishna first. Krishna first established Kailash Nath Temple, Ellora. Ellora caves and Elephanta caves both were constructed by Rashtrakutas. Then after Krishna first came Govinda III. Govinda III was a famous ruler, great king. Then came अमोघ वर्षा. अमोघ वर्षा is called अशोक ऑफ साउथ इंडिया। और हमने बोला कि भाई अमोघ वर्षा को अशोक ऑफ साउथ इंडिया क्यों बोल रहे हैं? तो हमने बात कर ली, क्योंकि वो भी शांति प्रिय हैं, पीस लविंग हैं, धार्मिक नेचर के हैं, ठीक है, रिलीजियस हैं, और साथ साथ आर्ट एंड लिटरेचर में अशोक का और अमोघ वर्षा का दोनों का इंटरेस्ट है। फिर हमने बोला अमोघ वर्षा ने क्या क्या किया? जैन किंग है, कैपिटल मान्यखेत कर दिया। सो अमोघ वर्षा सक्सीडेड गोविंदा III called Ashok of South India. He was a Jain king. He shifted capital of Rashtrakoot to Manyakhet. He wrote the famous Kannada work Kavi Rajmarg. Rashtrakutas also constructed Elephanta caves, Mumbai. Here a figure of Shiv called Trimurti is present. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है,
So three aspects of Shiva: creator, preserver, destroyer. Rashtrakutas were called Ballharas by the Arabs. चलो, तो ये हमने पूरी बात कर ली है कि नहीं? चलें भाई, तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। एक बार फाइनल रिवीजन करते हैं। आज हमने बोला कि मिडिवल इंडिया को दो हमने फेज में डिवाइड किया, अर्ली मिडिवल या राजपूत, तो 750 से 1206, लेटर मिडिवल इस्लामिक पीरियड 1206 से 1750। फिर हमने बोला अलग अलग राजपूत, उनकी राजधानियां पढ़ी। फिर हमने ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, तीन पार्टियों का स्ट्रगल पढ़ा। कौन कौन? तो पाल, गुर्जर, प्रतिहार, और फिर हमने बोला राष्ट्रकूट। पाल लोगों में गोपाल फाउंडर, गुर्जर प्रतिहार में हरिचंद्र, और फिर हमने बोला राष्ट्रकूट में दांती दुर्ग। ठीक है, यहाँ पे गोपाल उदानपुर यूनिवर्सिटी, धर्मपाल विक्रमशिला सोमपुरी, रामपाल जगदल यूनिवर्सिटी, लास्ट रूलर गोविंदा पाल। गुर्जर प्रतिहार में हरिचंद्र फाउंडर है, नाग भट्ट तो रियल फाउंडर, क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ राजस्थान में जुनैद और तमीम को हराया। मिहिर भोज, तो मिहिर भोज भाई आदि वराह विष्णु जी के भक्त भी हैं और कन्नौज को भी जीते हैं, तो सबसे महान यही माने जा रहे हैं। तेली मंदिर भी बनवाया। महेंद्रपाल और महीपाल, तो महेंद्रपाल निर्भय नरेंद्र, और माना जाता है कि इनके टाइम पे कौन था? राजशेखर। यहाँ पे संधाकर नंदी, यहाँ पे राजशेखर। फिर हम आगे बच्चे किस पे? राष्ट्रकूट, तो ये डेक्कन साउथ, दंती दुर्ग फाउंडर हैं। आगे कृष्णा फर्स्ट, कैलाशनाथ मंदिर शिव जी का है, एलोरा महाराष्ट्र। फिर हमने बोला आगे चल के गोविंदा थ्री, फिर आगे चल के अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा अशोक ऑफ साउथ इंडिया, और कवि राजमार्ग इनने बुक भी लिखी है, जैन है, और कैपिटल इनने क्या कर दिया? मान्यखेत इनने किया। पहले मयूरखंडी था, फिर इनने मान्यखेत कर दिया, जो राष्ट्रकूटों का कैपिटल है। ठीक है, ठीक। चलो भाई, तो आज हमने अपनी क्लास में ये शानदार तरीके से तीन पर डिस्कशन किया। मुझे आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, अगली क्लास में जब मिलेंगे तो चोल कर लेंगे, और साथ-साथ हम लोग जो इस्लामिक इन्वेजन्स हैं, अरेबिक, टर्किश, उनको भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है? चलिए, तो एक प्रश्न है बच्चे आपके लिए, देखें कौन बच्चे कमेंट सेक्शन में सही जवाब देंगे। हाँ भाई। ठीक, तो एक शानदार प्रश्न मैं आपके लिए सोच रहा हूँ। हाँ भाई, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि रामचरित एक पुस्तक है जो कि पाल लोगों के टाइम पर लिखी गई है। इसमें जो राइटर हैं उनका नाम आपको बताना है। उनने एक तो रामायण रामायण की स्टोरी चलाई है, और दूसरी तरफ राजा रामपाल की स्टोरी चलाई है। तो एक आपको बताना है बेटा, रामचरित पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, और उसमें ही उन्होंने ये दो कहानियां चलाई हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि रामपाल नाम के राजा ने एक यूनिवर्सिटी सेटअप की है, एक यूनिवर्सिटी रामपाल ने सेटअप की है, वो आपको बताना है। तो दो प्रश्न, रामचरित पुस्तक किसने लिखी, रामपाल की यूनिवर्सिटी कौन सी है? चलो भाई, तो पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बताइएगा क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।